So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our history class जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी। तो भाई साहब हम लोगों ने मैथ्स का एक चैप्टर, साइंस का एक चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। अब सोशल साइंस की बारी है और आज हिस्ट्री में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी और आज है इसका पार्ट 1। ये चैप्टर है तो छोटा सा, लेकिन इस चैप्टर को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हल्का हल्का रहे और कुछ साइंस का रिवीजन भी साथ में करते चलो, जैसे संडे को टेस्ट जो दे सको वो थोड़ा सा अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी पर और देखते हैं आज हमें यहाँ पर किन चीजों को डिस्कस करना है। तो आज आते हैं फटाफट अपने एनसीईआरटी पर इस तरीके से, चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेंगे भाई साहब और हर चीज को अच्छे से समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब तुम डे टू डे लाइफ में इसको फील कर सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वॉज वायलेटेड। डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, इज्जत, सम्मान। ठीक है, सम्मान जानते हो, रिस्पेक्ट। कह रहे हैं क्या तुम ऐसे किसी इंसिडेंट को याद कर पा रहे हो अपनी लाइफ में जब तुम्हारे सम्मान को वायलेट किया गया, मतलब तुम्हें अपमान किया गया, तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट किया गया। हाउ डिड दिस मेक यू फील। और जब तुम्हारा कभी अपमान हुआ है तो तुम्हें कैसा फील होता है उस समय, थोड़ा सा सोचो उस बारे में। ठीक है, कभी भी छोटे बच्चे हो अभी तुम, कभी कभी क्या देखो कि जब पार्क तुम जाते हो और पार्क में मान लो तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो या फिर बैठे हो किसी बेंच पर और कोई बड़े अंकल आते हैं, वो कहते हैं छोटू साइड हटो, हमें बैठना है। ठीक है, ऐसे कहते हैं, मतलब प्रेम से नहीं कहते कि बच्चा थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ा सा मैं थका हुआ, थोड़ा सा बैठ जाऊं। वो थोड़ा सा तुमसे अच्छे तरीके से बात ना करके बस ये कहते हैं छोटू यहां से हटो, हमें बैठना है, पता नहीं कहां से आ जाते हो। जब कोई ऐसा बोलता है तब अंदर से फील बैड होता है, अच्छा फील नहीं होता है। उस समय बहुत तेज गुस्सा लगती है कि भाई साहब इस समय तो कुछ ना कुछ हम इनको माकूल जवाब दे ही दें, होता है ना। तो ऐसे ही जब किसी के सम्मान से खेला जाता है, किसी का अपमान किया जाता है, तो भाई साहब अच्छा फील नहीं होता है। और पहले के जमाने में इंडिया में पहले देखा जाए तो इक्वालिटी बिल्कुल नहीं थी। यहां पर बहुत ही बड़ी दिक्कतें थी। लोग एक दूसरे में कुछ किसी को ऊपर किसी को नीचा मानते थे। यहाँ पे देखो कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और बूट पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बूट पॉलिश ऐसा कर रहे हैं कि इसमें इनका पैर लगा हुआ है, तो ये बच्चों का अपमान है। भाई आपको बूट पॉलिश कराना है तो अपने जूते दे दो, वो पॉलिश कर देगा, लेकिन नहीं, उसमें पैर भी डाले हुए हैं, इससे बच्चों का अपमान होता है। ठीक है, यहां पर देखो ये बड़े लोग हैं, ये छोटा बच्चा इसको डरा धमका रहे हैं। यहां पर देखो, तो ये एक फिल्म का दीवार फिल्म 1975 में आई हुई थी। 1975 तब तुम पैदा नहीं हुए थे, यहां तक हम भी नहीं पैदा हुए थे। तो 1975 में एक फिल्म दीवार आई थी। अ बॉय हु वर्क्स एज अ सुसाइन रेफ्यूजेस टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम। ये बच्चा जो है, ये अमिताभ बच्चन का छोटा रूप है। तो अमिताभ बच्चन इस छोटे बच्चे का रोल किए थे। तो ये बूट पॉलिश किया, उसके बाद ये जो बड़े आदमी हैं जो सूट बूट पहने हुए हैं, इन्होंने क्या किया, क्वाइन को फेंक दिया, उसके हाथ में ना देकर के क्वाइन को फेंक दिया। तो ये बच्चा उठ के खड़ा हुआ, ये कहा भाई साहब ये आप मेरा अपमान कर रहे हैं, हमने काम किया है, मुझे पैसे चाहिए, सरिये से फेंक करके नहीं है, ना देना होगा आपको तो ना दीजिए, लेकिन जब दीजिए तो मेरे हाथ में दीजिए, ऐसा नहीं कि आप पैसे को फेंक करके दे रहे हैं। तो इस बच्चे का जो आत्मसम्मान था, सेल्फ रिस्पेक्ट था, वो हर्ट हुआ। तो तुरंत बोल दिया कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप इस सिक्के को उठा के दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। इस छोटे बच्चे की हिम्मत थी। He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fees be given respectfully. इस बच्चे को फील हुआ मैं जो काम कर रहा हूं ये सम्मान भरा काम है, बहुत गलत काम नहीं है, मैं काम कर रहा हूं, इसके मुझे रिस्पेक्टफुली पैसे चाहिए, मेरे हाथ में पैसे चाहिए। तो फिर इन्होंने पैसे उठा करके इसके हाथ में दिए थे। ठीक है, तो इसलिए जब भी डिग्निटी पे सवाल आए तो भाई साहब बोलना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं अपने चैप्टर में इक्वालिटी इन इंडिया। ध्यान रखना ये जो
फोटोज हैं, ये दीवार फिल्म थी, दीवार, ठीक है। हो सकता है मम्मी पापा इस फिल्म को देखे हुए हैं तो थोड़ा सा उनसे पूछ सकते हो। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी किस हिसाब से है? इक्वालिटी मतलब होता है समानता, सब इक्वल है, समानता मतलब इक्वल है, इक्वल इक्वल, ऑल आर इक्वल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हम सभी लोग जितने इंडिया में रह रहे हैं सब के सब क्या हैं? एक जैसे हैं। वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी कास्ट का हो, वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रेस का हो, वो सभी के सभी क्या है? इक्वल है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्संस फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। ठीक है, वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी एजुकेशन, कितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, कितना भी अमीर हो गरीब हो, सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक जैसे हैं। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, इट डज नॉट, but at least in democratic India the principle of equality of all persons is recognized। कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी इंडिया में इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते। यहां अभी भी इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश्ड है, लोगों के मन में अभी भी ऊंच नीच का व्यवहार है, अभी भी ये है कि तेरा धर्म नीचे मेरा धर्म ऊपर, अभी भी ये है। लेकिन कम से कम अपने डेमोक्रेटिक इंडिया में ये तो है कि एक प्रिंसिपल बुक बनाई गई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब एक समान हैं। ठीक है, while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। पहले के जमाने में जब ये रूल्स वगैरह नहीं, रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ था, तब तो इंडिया में और ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोगों के साथ गलत व्यवहार होते थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब लॉ आया, कानून आया, तो लोग कुछ हद तक डरने लगे और इक्वालिटी कुछ हद तक इंडिया में आई। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इक्वालिटी रिकॉग्नाइज की गई, इसके कुछ प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन क्या है? फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन, पहला प्रोविजन क्या है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पहला प्रोविजन है कि लॉ के सामने सभी इंसान इक्वल है। इक्वल मतलब इक्वल, वो ऐसा नहीं कि किसी ने कोई अमीर आदमी ने बड़ा जुर्म किया है तो वो उसको कम सजा मिलेगी, छोटे आदमी ने वही जुर्म किया है तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws। कह रहे हैं सभी पर्सन, वो भले ही भारत का राष्ट्रपति हो, वो भले ही एक कांता हो जो कि डोमेस्टिक वर्कर है, जो कि घरेलू काम काज करती है दूसरे घर में जाकर के, वो है, दोनों के दोनों लॉ के सामने इक्वल हैं, दोनों को इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड प्रोविजन क्या है? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। ठीक है, ये सब प्रोविजंस पूछे जाते हैं कि इक्वालिटी के कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो पहला प्रोविजन तुम्हें बताए कि लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। दूसरा है कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी पर्सन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भले वो किसी रिलीजन का हो, भले वो किसी कास्ट का हो, भले वो किसी तुम्हारे जेंडर का हो, मेल हो, फीमेल हो, कहीं पर उसका बर्थ हुआ हो, रायबरेली में बर्थ हुआ है कि प्रतापगढ़ में कि इलाहाबाद में कि लखनऊ में, ऐसा उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वालिटी का है सेकंड प्रोविजन है। ठीक है, तीसरा प्रोविजन, थर्ड, every person has access to all public places including playground, hotels, shops and markets। इसका मतलब जितने भी पर्सन हैं, जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज है, उसको इस्तेमाल करने का पूरा हक है।
ऐसा नहीं कोई पब्लिक पार्क है वहां तुम जा रहे हो, वहां तुम्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, कि यहां तुम्हारी एंट्री नहीं है, गो बैक, छोटे बच्चे नहीं अलाउड, ऐसा नहीं है, ठीक है, अलाउड है। लेकिन कुछ अपनी वो लोग फीस वगैरह लगाते हैं, 10 रुपए 5 रुपए टिकट लगाते हैं, वो थोड़ा सा गार्डन को थोड़ा सा अच्छा रखने के लिए, वहां पे सुविधाएं देने के लिए, ठीक है, तो वो सब करते हैं, वो सब लीगल है, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि पब्लिक है, क्या कहते हैं, पब्लिक पार्क है और यहां तुम अलाउ नहीं हो, पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहां तुम अलाउ नहीं हो, क्योंकि तुम दूसरे रिलीजन के हो, तुम दूसरे कास्ट के हो, तुम दूसरे सेक्स के हो, सेक्स मीन्स जेंडर के हो, तो ऐसा नहीं है। जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें हर एक इंसान अलाउड है, किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, ठीक है। होटल्स हो गया, शॉप्स हो गया, जैसे वी मार्ट है और तुम्हारा बिग बाजार है, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदू अलाउ है या फिर मुस्लिम अलाउ है, ठीक है। जितनी भी पब्लिक, ध्यान रखना, पब्लिक ये नहीं कि प्राइवेट, जैसे घर तुम्हारा प्राइवेट है, जो तुम्हारा घर है प्राइवेट है, यहाँ ऐसा नहीं कि पूरे देश दुनिया के लोग अंदर आ सकते हैं, इसमें वही अंदर आ सकते हैं जिसको तुम अलाउ करो, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बेल बजाया और वो सीधे अंदर घुस जाएगा, या बेल बिना बजाए, जैसे बेल बजाया तो तुम बाहर जाते हो, ठीक है, कोई दरवाजा खटखट किया, नॉक किया तो तुम बाहर जाते हो, उसके बाद तुम उसको अंदर बुलाते हो तभी वो आता है। अगर जबरदस्ती आता है तो इसका मतलब वो गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? क्योंकि तुम्हारा घर कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, तुम्हारा घर प्राइवेट प्लेस है वो, ठीक है। तो प्राइवेट स्पेस में ये मत कहना कि सर जी आपने बताया था सही, कोई भी पर्सन कहीं भी अलाउ है आने जाने के लिए, तो तुम किसी दूसरे घर में घुस जाओ, नहीं भाई, वो उसका प्राइवेट प्लेस है, पब्लिक प्लेस नहीं है। पब्लिक प्लेस पार्क हुआ तुम्हारा, पब्लिक प्लेस होटल हुए, पब्लिक प्लेस तुम्हारे कहीं घूमने का स्थान हुआ, टूरिस्ट प्लेस हुआ, तो वो सब वहां तुम घूम टहल सकते हो, जा सकते हो, मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं। All person can use publicly available wells, roads and bathing घाट्स, ठीक है। कोई भी पब्लिक, कोई भी पर्सन जो कुआं है उसका यूज कर सकता है, रोड्स का इस्तेमाल कर सकता है, सड़क का इस्तेमाल कर सकता है, और कोई बाथिंग घाट है मतलब रिवर वगैरह में नहा सकता है। फोर्थ, चौथा प्रोविजन क्या है? अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत, मतलब तुम मुझे टच नहीं कर सकते, ठीक है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, या तुम मुझे टच कर लिए तो भाई साहब मेरा शरीर अपवित्र हो गया, मेरा शरीर क्या हो गया? खराब हो गया, इसको फिर हम नहाना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो अनटचेबिलिटी मीन्स यही होता है कि पहले हिंदुस्तान में, पहले इंडिया में अनटचेबिलिटी बहुत थी, ठीक है। जो छोटी कास्ट के होते हैं, छोटी कास्ट के होते थे, उनको दूर रखा जाता था, बहुत दूर रखा था, और यदि वो किसी के क्या कहते हैं मोहल्ले में घुस गए, किसी के सड़क से चले गए, तो पूरी की पूरी सड़क धोई जाती थी, ठीक है, पूरी सड़क धोई जाती थी कि वो अपवित्र मान ली जाती थी, उसको धोया जाता था। तो पहले इक्वालिटी नहीं थी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो ये सब चीजें जो एविल प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत चीजें हैं, उनको फॉलो किया जाता था। लेकिन अब चीजें ऐसी नहीं है, अब आराम से चीजें, जितने भी लोग हैं सभी लॉ के सामने इक्वल हैं, सभी लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम नाटे हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, ऐसा कुछ नहीं। और किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारे 4 प्रोविजन हो गए, ठीक है। अभी तक यहां पर 2 क्वेश्चन तुम्हें मिल गए, एक क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा? This means that badminton is regulatory include male and female persons from a class. What does equality means in context of Indian Constitution? यहाँ पर लेना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वालिटी क्या होगी, ठीक है। ये पहले पैराग्राफ में लिखा है, या ध्यान देखोगे तो यहां से लिखा है एवरी इंडिविजुअल, यहां से लेकर एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। यहां से यहां तक इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे यहां 4 प्रोविजंस हैं। क्वेश्चन 2,
राइट फोर प्रोविजंस in the यहाँ पे दैट आर इन राइट फोर प्रोविजंस दैट आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से 4 प्रोविजन है? तो ये जितने तुमको ब्रैकेट बना है, पहला है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, दूसरा नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर, ये यहाँ से यहाँ तक करके, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो इसको लिख लेना, रीडिंग करोगे और अच्छे से क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ये तुम्हारा पार्लियामेंट है। ये क्या है? पार्लियामेंट है, जिसको हम संसद कहते हैं। संसद। देखो यहां पे लिखा हुआ है द पार्लियामेंट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो पार्लियामेंट है ये डेमोक्रेसी का क्या है? एक इंस्टीट्यूशन टाइप का है। डेमोक्रेसी का जीता जागता एक क्या है? इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर हमारी आवाज सुनी जाती है। जिन लोगों को हम चुन करके इलेक्ट करके भेजते हैं वो यहाँ पर इस गेट से अंदर घुसते हैं, इस गेट से अंदर घुसते हैं और अंदर जाके बातचीत करते हैं हमारे बेहतरी के लिए। द वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged community। ठीक है, तो दो तरीके दो तरीके जो गवर्नमेंट चाह रही है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है कि इक्वालिटी इंडिया में बनी रहे। तो पहला क्या है? पहला वो लॉ बनाती है। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से वो गवर्नमेंट जो होती है वो इंडिया में इक्वालिटी ला रही है। तो पहला लॉ बना रही है और कह रही है कि भाई साहब आप कोई भी हो, आप किसी भी अमीर जादे के लड़के हो या फिर एक गरीब बाप के लड़के हो, कोई भी हो, ठीक है, आप क्या हैं? लॉ के सामने इक्वल है। आपको एक ही लॉ सबको फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? सेकंड है कि बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, मतलब ऐसी कम्युनिटी जिसको काफी सताया जाता है, जो थोड़ा सा कम लाभान्वित हैं, जिसको खाना नहीं मिल रहा है 2 वक्त का, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है। मतलब कौन कौन से तरीके हुए? द वेज पहला क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऐसे लिख दो, राइट द टू वेज बाय विच गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से, तीसरा क्वेश्चन, कौन से वेज गवर्नमेंट उठाती है या उठाई है? तो पहला लॉ बना करके, दूसरा कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स बना करके, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना करके जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, जो ऐसी कम्युनिटी जिसको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, जो परेशान है, उनके लिए। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. कई दशकों तक जिन कम्युनिटी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट किया गया, जिन कम्युनिटी को मुख्य धारा से हटा कर रखा गया कि तुम भाई सब छोटे आदमी ऐसा करो, यहाँ से हटो, हमारे मोहल्ले में मत आना, नहीं तो हमें पूरा मोहल्ला धुलना पड़ेगा, हमारे मोहल्ले को अशुद्ध कर दोगे तुम। तो ऐसे कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम बनाई है, बहुत सारे रिजर्वेशन रखे हैं जो उनको सिर्फ मिलते हैं, जिससे वो भी क्या करें, अपने मेन स्ट्रीम में आ सके। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. और इस स्कीम से जिन लोगों ने पास्ट में एंजॉय नहीं कर पाया, पास्ट में अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया अपनी लाइफ को, तो अब वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उनको अब इक्वल अपॉर्चुनिटी या मोर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम।
एक जब तुम्हें बताया ना कि गवर्नमेंट दो तरीके से इक्वालिटी इंप्लीमेंट की, पहला लॉ बना करके, लॉ के सामने सभी इक्वल, और दूसरा क्या करती है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रखती है इन डिसएडवांटेज कम्युनिटी के लिए कि ये लोग क्या करें और इंजॉय कर सकें। जो अभी तक इनको पास्ट में इंजॉयमेंट नहीं मिला, इनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, इनको मेन स्ट्रीम से हटाया गया, तो अब वो क्या करें, ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर के मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स इस गवर्नमेंट स्कीम्स में था मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या मतलब होता है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, वहां पर मिड डे मील, मतलब मिड डे मीन्स दोपहर का खाना भी मुफ्त में दिया जाता है। तो उससे जो बच्चे गरीब, भाई प्राइमरी स्कूल में ज्यादातर गरीब बच्चे ही जाते हैं, अमीर बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो गरीब बच्चे को दिक्कत है खाने की, और खाने की वजह से वो स्कूल नहीं आ पाते हैं, घर पे ही रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कार्यक्रम बनाया कि आप आइए, आप यहाँ पढ़ाई भी करिए और खाना भी खाइए। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। तो इनको क्या होता है, एक लंच पैकेट रोज दिया जाता है, रोज इनको दाल चावल रोटी सब्जी जो भी अलग अलग तरीके से हर दिन अलग अलग चीजें मिलती है। तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme in 2000 scheme। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, तो मिड डे मील प्रोग्राम बता दो कि जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहां पर बच्चों को मिड डे में एक मील दी जाती है, खाना दिया जाता है। और ये सबसे पहले करने वाला जो स्टेट था वो था तमिलनाडु, अपना साउथ में है। द सुप्रीम कोर्ट asked all the state governments to begin this program in their schools within 6 months। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी के सभी जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी सभी को आदेश दिया कि ये प्रोग्राम 6 मंथ के अंदर सभी राज्यों में हो जाना चाहिए। सभी स्कूल जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैं वहां पर मिड डे मील प्रोग्राम चलाना चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school। और इस प्रोग्राम से बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला, बच्चे पढ़ाई करने आने लगे। बच्चे जो घर में बैठे रहते थे और कुछ काम नहीं करते थे, बस यूं ही जिंदगी बीत रही थी, वो स्कूल आने लगे, पढ़ाई करने लगे, और भाई उनको भोजन ही मिलता था तो शरीर स्वस्थ होने लगा। Teacher reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school their attendance has improved। टीचर्स कह रहे हैं कि जब मिड डे मील, बहुत ध्यान से सुनो भाई साहब, कहानी सुना रहे हैं तो ध्यान से सुनो, उसके बाद रीडिंग करना, अच्छे से रिवाइज हो जाए दिमाग में, जैसे शाम को बता सको। तो टीचर्स कह रहे हैं कि सर जी जब ये मिड डे मील प्रोग्राम नहीं था तो ये बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे आते थे और ये लंच का बहाना बना करके घर जाते थे कि भाई सर जी हम जा रहे हैं खाना खाने, और खाना खाने जाते थे, फिर लौट के नहीं आते थे भाई साहब, वहां पे फिर कंचा खेलने लगते थे, बैट बॉल खेलने लगते थे, फिर वापस नहीं आते थे। लेकिन मिड डे मील प्रोग्राम आने से यहीं पर इनको खाना मिल जाता है और फिर अटेंडेंस में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so। और एक फायदा और हुआ, पहले क्या होता था जब मिड डे मील प्रोग्राम नहीं था तो मदर जो कि वर्किंग मदर होती थी, कहीं मान लीजिए काम कर रही है, तो उसको अपना वर्क इंटरप्ट करके, वर्क छोड़ करके आना पड़ता था अपने बच्चों को खाना देने के लिए। तो अब वो भी निश्चिंत है, वो जान रही कि स्कूल में बच्चे खा पी रहे होंगे, मस्त होंगे, हम अपना काम आराम से कर लें। This program has also helped reduce caste prejudices because children of all castes in the school eat their meal together and in quite a meal together। और इस प्रोग्राम से एक चीज और अच्छा देखने को मिला कि सारे बच्चे, वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जेंडर के हों, सब एक साथ मिलकर बांट करके खाना खा रहे हैं। इससे क्या हो रही है, इंडिया में यूनिटी हो रही है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़का लड़की किसी भी कास्ट का है, सब साथ में बैठ करके खाना खा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया में यूनाइट हो रहे हैं, सभी जेंडर सभी रिलीजन यूनाइट हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कास्ट की प्रेजुडाइज है,
कास्ट प्रेजुडाइज मतलब होता है कि वो छोटी कास्ट वाला है यार, वो बड़ी कास्ट वाला है, सब मिलकर के खा रहे हैं। तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके मन में ये नहीं होगा अरे यार तुम तो यार वो बेकार बेकार है तुम्हारी कास्ट, तुम छोटे हो। ऐसा नहीं होगा। जब ये साथ मिलकर मिल बांट के खा रहे हैं तो इनकी दोस्ती आगे भी चलेगी। और फिर जब ये भाई मम्मी पापा बनेंगे तो इनके मन में वो नहीं रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन जैसा वर्ड इनके मन में नहीं रहेगा। तो इससे ये भी फायदा हुआ। एंड क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और स्कूलों में जो खाना बनाने वाली महिलाएं होती हैं वो दलित वुमेन ही होती हैं। दलित मीन्स यही जो तुम्हारी लोअर कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ज्यादातर के स्कूल में दलित वुमेन ही खाना पकाती हैं, तो उससे उनका भी सम्मान बढ़ता है। जो उनको सम्मान अभी तक नहीं मिलता था उससे उनको सम्मान मिलता है, उनको कुछ पैसा वैसा भी मिलता है अपना गुजारा करने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमक्स आर एम्प्टी। और भाई साहब जब स्टोमक एम्प्टी रहता है, संडे को देखो अगर लगभग 12 बजे के बाद 12 बजे तुम्हारे पेट एकदम खाली हो जाता है, चूहे हाथी सब दौड़ने लगते हैं पेट में और फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वैसे बच्चे भी थे, ये बच्चे पुअर थे, सुबह सुबह इनको खाना नहीं मिल पाता था घर पे, तो ये ऐसे ही आ जाते थे। और जब पेट में खाना नहीं होता है तब पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो जब इनको मिड डे मील मिलने लगा तो ये और कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करने लग गए। तो उनकी पढ़ाई में भी क्या हुआ, फायदा देखने को मिला। ठीक भाई। While government programs plays an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done। कह रहे हैं गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम तो बनाए जिससे सभी को अपॉर्चुनिटी जो मिलने लगी, जो अवसर मिलते हैं वो इक्वल मिलते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम लाया, इससे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट, जितना हम लोग देखें ना पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को बहुत कुछ देखने की जरूरत है। वो इसलिए जैसे ये प्राइमरी स्कूल बनाए गए, गवर्नमेंट एलिमेंट्री जो स्कूल बनाए गए प्राइमरी तक के, इसमें ज्यादातर देखा गया तो इसमें आ रहे हैं तुम्हारे गरीब बच्चे ही, अमीर बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो काफी ही लो है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहे हैं, ठीक है, हम सभी स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं, बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बहुत सारे प्राइमरी स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी हैं कि सिर्फ उसमें मिड डे मील प्रोग्राम ही चल रहा है। ठीक है, बच्चे तो ज्यादा इनरोल हैं लेकिन आते बहुत कम हैं। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत स्कूलों में देखा जा रहा है। तो अभी भी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन क्वालिटी डाउन हो जाने से बच्चे क्या कर रहे हैं, जो अमीर हैं थोड़ा सा, वो अपने प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं करा पा रही सरकार। तो इस सब को भी सरकार को देखना होगा, तब जाकर के इक्वालिटी आएगी। ठीक, और अभी भी लोगों के मन में है इनइक्वालिटी जैसा वर्ड। One of the main reason for this is that attitudes change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. ठीक है, कह रहे हैं एक और रीजन हो सकता है इस एटीट्यूड का, क्योंकि जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे करके ही जाती हैं। एकाएक ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन एकाएक खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। जैसे जैसे जनरेशन आगे आती जाएंगी, इनके मन में डिस्क्रिमिनेशन कम होता जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि इवन दो पर्संस आर अवेयर, सभी जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, बहुत गलत चीज होती है और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लॉ है। यदि हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये लॉ के अगेंस्ट है, हमें क्या कहते हैं पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आदत से मजबूर हैं,
लॉ थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। इस वजह से लोग डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस पर, रिलीजन और डिसेबिलिटी में लोग बहुत चढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक पैर खराब है या आँख खराब है तो क्लास वाले हंसते हैं, आप कहीं निकल जाते हैं, अरे वो लंगड़ा आ गया। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change। तो भाई साहब जैसे जैसे लोग पढ़ाई लिखाई करते जाएंगे, थोड़ा सा मतलब तार्किक होंगे, लॉजिकल होंगे, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तब इक्वालिटी सही में आ पाएगी। तब वो समझेंगे कि हाँ कोई भी इंफीरियर नहीं है, सभी के सभी इक्वल हैं, ठीक है। तब उनका सम्मान, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट सब बना रहेगा। Establishing equality in democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। तो कह रहे हैं इक्वालिटी को बनाना एक, क्या कहते हैं, इक्वालिटी को बनाए रखना एक स्ट्रगल है, ठीक है, जो कि हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना करके, बहुत सारे लॉ बना करके, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ला करके इनइक्वालिटी जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको धीरे धीरे करके कम कर रही है। और चैप्टर में जब हम लोग दूसरा टॉपिक इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज पढ़ेंगे तो हमको लगेगा हाँ इंडिया कुछ हद तक तो अच्छी है। तो अभी तक तुम्हारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन लिख लो ये वाला, व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम, कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम। कई सारे बेनिफिट तुमको बताए हैं। हाउ डू यू थिंक दैट प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये कर लेना। 5वां ये कर लेना, फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया, व्हाट डज दिस स्कीम डू, whom इज दिस स्कीम सेट अप टू बेनिफिट, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट स्कीम तुम्हें यहाँ भी लिखनी है जो तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे करेली में कुछ गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हो। बहुत सारी स्कीम चलती है, थोड़ा सा बस देखना होगा तुम्हें, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है तुम्हारे यहाँ, उससे तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है और उससे बेनिफिटेड जो कम्युनिटी है वो कौन है, कौन सी कम्युनिटी है जो बेनिफिट हो रही है उससे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन प्लस रीडिंग वगैरह कर लेना भाई साहब, ठीक है। तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। वैसे भी देखो आधे घंटे हो ही गया है, पूरा करते तो 1 घंटा हो जाता। तो जितना पढ़ा दिया है उसकी एक प्रॉपर अच्छे से रीडिंग कर लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको अंडरलाइन करके शाम को पूछ लेना। और ये 5 क्वेश्चन अपने साइंस की कॉपी, एक सेपरेट साइंस की कॉपी बनाओ, आधे में साइंस आधे में सोशल साइंस, उसमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन तुम ब्लैक पेन से और आंसर ब्लू पेन से लिखना, जितना साफ हो सके उतना लिखने की कोशिश करना। तो आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।